हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 5 मार्च और आज की डेट में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हैं वो है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पर्शियन गल्फ, इंडिया एंड कनाडा के मध्य अभी हाल ही में कुछ अग्रीमेंट साइन हुए हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स के बारे में। जन औषधि सप्ताह ये अभी हाल ही में मनाया जा रहा है, इसके बारे में देखेंगे। वाराणसी अभी काफी चर्चा में रही है, हम देखेंगे कि क्या कारण रहा है। देन अस्त्र मिसाइल के बारे में देखेंगे। ग्रीनलैंड के बारे में देखेंगे। हाल ही में संपन्न हुई जो मेगा एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2026, इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कोसी रिवर के बारे में। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the India Meteorological Department. यहाँ पर जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, it is responsible for forecasting, naming and distributing warnings for tropical cyclones in the northern Indian Ocean region। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि आईएमडी फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं an above normal number of heat wave days are expected over most parts of the country between March and May. The India Meteorological Department said its monthly forecast। इस वजह से आईएमडी अभी चर्चा में रहा है। आईएमडी को स्टैब्लिश किया गया 1875 में एंड इट इज द नेशनल मेटेरोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री एंड द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेटेरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स। आप ध्यान रखेंगे आईएमडी फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड इट ऑपरेट हंड्रेड्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्टेशंस अक्रॉस इंडिया एंड अंटार्कटिका। The Director General of Meteorology is the head of IMD, and there are 6 regional meteorological centers, each under a Deputy Director General with headquarters at Mumbai, Chennai, New Delhi, Calcutta, Nagpur and Guwahati। IMD का जो मैंडेट है वो है टू टेक meteorological observations and provide current and forecast meteorological information for weather sensitive activities like agriculture, shipping, aviation, offshore oil exploration, etc। इसके साथ ही ये प्रोवाइड करता है meteorological statistics required for agriculture, water resource management and other nation building activities। ये कंडक्ट करता है और प्रमोट करता है रिसर्च इन मेथोडोलॉजिकल एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। आप ध्यान रखेंगे आईएमडी इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्शियन गल्फ। यहाँ पर जो फारिस की खाड़ी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
is a marginal sea of the Indian Ocean. And second, Saudi Arab has the longest coastline along the Persian Gulf. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है पर्शियन गल्फ से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द पर्सियन गल्फ। ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो है ईरान की और ये है अराउंड 1536 किलोमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं। सो रिसेंटली द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन recently issued an urgent advisory asking all Indian carriers to avoid flying through the West Asian and Persian Gulf airspace following escalating military tensions in the region. सो ये जो पर्शियन गल्फ है ये एक मार्जिनल सी है इंडियन ओशन में एंड इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न एशिया। ये एक एक्सटेंशन है गल्फ ऑफ ओमान का जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को वाया द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन द ईस्ट। It also referred to as the Arabian Gulf or Gulf of Iran. So it lies between the Arabian Peninsula and Iran to the southwest and northeast, respectively. It is about 989 kilometer long and its narrowest point between two land areas is 56 kilometer. So Iran border करता है इसको from the north, east and northeast, while Oman and UAE surrounded it from the south and southeast. It is surrounded by Qatar, Saudi Arab, and Bahrain from the southwest and west, and Iraq and Kuwait from the northwest. So, to the west, it connects to a large river delta called Sat al Arab. Here, the water from two major rivers, the Euphrates and the Tigris, flow into the Gulf. So, इसकी जो टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है वो है 5117 किलोमीटर और ईरान की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ है 1536 किलोमीटर। सो यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स भी हैं पर्शियन गल्फ में जैसे कि बहरीन, द पर्शियन गल्फ स्टेट एंड बहरीन इज कंप्राइजेस ओवर 50 आइलैंड सेंटर्ड ऑन बहरीन आइलैंड। इसके साथ ही एक केशम आइलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है पर्शियन गल्फ का। एंड दिस एरिया in and around the Persian Gulf holds the world's largest amount of crude oil. सो आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India and Canada signed three key agreements on 2nd of March 2026. So which of the following is not one of the sectors covered by these specific MOUs? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत और कनाडा ने 2 मार्च 2026 को 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इन विशिष्ट समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, सेकंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड क्वांटम टेक, थर्ड कल्चरल कोऑपरेशन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन। आपको बताना है हाल ही में जो इंडिया और कनाडा के मध्य 3 अग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उन अग्रीमेंट्स में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक शामिल नहीं है?
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और क्वांटम टेक शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं Prime Minister Narendra Modi and Canadian Prime Minister Mark Carney held delegation level talks at Hyderabad House, New Delhi on March 2nd, 2026. So, three specific memorandum of understandings were exchanged covering critical minerals, renewable energy and cultural cooperation. इसके साथ ही यूरेनियम डील भी हुई है। सो अ सिग्निफिकेंट 10-year $2 billion uranium supply agreement was also aimed to support India's civil nuclear energy sector. साथ ही a new India-Canada Defense Dialogue was established to deepen cooperation in maritime security and military exchanges. While cooperation in space and quantum tech was discussed and intended, they were part of broader strategic discussions rather than the three primary MOUs signed at this specific ceremony. ये जो दोनों देश हैं इनके अगर हम टारगेट की बात करें, ट्रेड टारगेट जो है, तो द टू नेशंस सेट एन एम्बिशियस बायलेटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $50 billion by 2030 and both leaders agreed to accelerate the finalization of the comprehensive economic partnership agreement by the end of 2026. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Eligible Manufacturer Importers Scheme has been launched by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पात्र निर्माता आयातक योजना जो है इससे संबंधित या ये किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रही ये जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर्स स्कीम है इसको किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये शुरू किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा। आप देख सकते हैं The Central Board of Indirect Taxes and Customs has issued guidelines for the Eligible Manufacturer Importers Scheme, and the Eligible Manufacturer Importers Scheme has been launched by the CBIC. It is a trust based facilitation measure for complete manufacturers. EMI अलाउ करता है importers को to clear goods without paying custom duty at clearance. Duty can be paid monthly under Deferred Payment of Import Duty Rules 2016. And the scheme is valid from 1st of April 2026 to 31st of March 2028. It ensures faster clearance, priority treatment, ease of doing businesses and promotes domestic manufacturing. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Jan Aushadhi Saptah 2026, a week-long outreach campaign, is celebrated on which dates? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जन औषधि सप्ताह 2026 जो कि एक अभियान है और ये एक सप्ताह तक चलने वाला एक जागरूकता कार्यक्रम है। आपको बताना है कि ये किन तिथियों पर मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं from 1st to 7th of March 2026, from 21st to 28th of July, 14th to 21st of May या फिर 7th to 14th of August।
आपको बताना है जन औषधि सप्ताह जो है इसको हम कब मनाते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जन औषधि सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1st to 7th of March। आप देख सकते हैं जन औषधि सप्ताह 2026 is a week-long nationwide outreach campaign held from the 1st to 7th of March 2026। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना and the benefits of affordable quality generic medicines। So the week culminates in the 8th जन औषधि दिवस on 7th of March 2026। और इस वर्ष का थीम है जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी सेहत की बात बचत के साथ। So the week kicked off the health checkup camps at over 250 locations, providing free consultations and diagnostics to promote generic drug uses। And currently, over 18,000 Jan Aushadhi Kendras are operational across India। इसके साथ ही इसके एक्सपेंशन की बात करें तो the government aims to increase the number of Kendras to 25,000 by 31st of March 2027। इसके डिजिटल सपोर्ट के लिए एक जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जो कि हेल्प करेगा सिटीजन्स को लोकेट करने में जो उनका नियरेस्ट केंद्र होगा एंड चेक मेडिसिन अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग। सो इस स्कीम का इम्पैक्ट ये होगा दैट ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन फॉर द कॉमन मैन स्पेशली फॉर क्रोनिक डिजीजेस। तो आप ध्यान रखेंगे जो जन औषधि औषधि सप्ताह है ये सेलिब्रेट किया जाता है फ्रॉम 1st to 7th of March। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which city created a new Guinness World Record on 1st of March 2026 by planting 2,51,446 saplings in just 1 hour? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस शहर ने 1 मार्च 2026 को सिर्फ 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, इंदौर, हरिद्वार या फिर वाराणसी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये रिकॉर्ड बनाया है वाराणसी ने। आप देख सकते हैं Varanasi in Uttar Pradesh achieved a historic Guinness World Record by planting 2,51,446 saplings in single hour, surpassing a record previously held by China for 8 years. So the plantation drive took place in Domiri village on the banks of Ganga, covering 350 bighas of land. So the feat was officially verified by Guinness World Record judge Rishi Nath। इस प्लांटेशन के बाद जो मियावाकी मेथड है वो काफी चर्चा में रहा बिकॉज द फॉरेस्ट वाज क्रिएटेड यूजिंग द मियावाकी टेक्निक विच इन्वॉल्व्स हाई डेंसिटी multi species plantation for rapid forest growth। The site was divided into 60 sectors, each named after famous Kashi Ghats, जैसे कि दशोमेध घाट, मणिकर्णिका घाट एक्सेट्रा, creating a symbolic ecological landmark। So 27 native species were planted, including medicinal plants like ashwagandha and timber trees like teak and shisham।
पार्टिसिपेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस synchronized green initiative, and this project transforms a large tract of land into a planned urban forest to improve the local air quality and biodiversity along the river Ganga. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary advantage of the Astra beyond visual range air-to-air missile over conventional air-to-air missiles? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अस्त्रा जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका पारंपरिक एयर टू एयर मिसाइलों की तुलना में प्राथमिक लाभ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इट इज इक्विप्ड विद अ न्यूक्लियर वॉरहेड ऑप्शन enhancing deterrence capabilities. Second, it can engage both aerial and ground targets using an advanced multi-mode seeker. Third, it has a longer range and higher speed, reducing the risk to the launching aircraft. And fourth, it has an unlimited range due to satellite-based guidance. आपको बताना है कि जो अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका अगर हम पारंपरिक एयर टू एयर मिसाइल से तुलना करें तो इसका प्राथमिक लाभ क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। So it has a longer range and higher speed, reducing the risk to the launching aircraft. आप देख सकते हैं। So Astra is not a nuclear capable missile. It carries a high explosive fragmentation warhead. It is strictly an air-to-air missile and cannot engage ground targets. So ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी allowing the launching aircraft to engage targets from a safe distance beyond visual range. The Astra missile has a range of 100 plus kilometer, but it is not unlimited. It relies on radar and inertial navigation systems, not satellites. सो अस्त्रा मिसाइल जो है ये एक एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है डिजाइंड फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा और मैन्युफैक्चर किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। एल्टीट्यूड की बात करें तो इट कैन इंगेज टारगेट्स एट 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड, और स्पीड है इट इज केपेबल ऑफ मैक 4.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीनलैंड। सो यहाँ पर ग्रीनलैंड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी अंडर द किंगडम ऑफ डेनमार्क बट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस पॉलिसीज। एंड सेकेंड, the island is strategically located between the Arctic and Atlantic Oceans, making it crucial for global shipping and military operations. यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रही है। आपको बताना है ग्रीनलैंड से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। So Greenland is an autonomous territory of Denmark, but Denmark retains control over foreign affairs, defense, and security. Greenland has self-governance in domestic matters, including resource management and local policies.
So, Greenland's strategic location between the Arctic and Atlantic Ocean makes it critical for global trade routes and military positioning. It hosts the Thule Airways, a key US military installation. आपने देखा कि इसकी जो लोकेशन है वो है बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशन, साथ ही ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। इसकी कैपिटल है नूक और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है अप्रोक्सीमेटली 57,000 पीपल। इकोनॉमी की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो है फिशिंग, टूरिज्म एंड स्मॉल स्केल माइनिंग। पोटेंशियल ग्रोथ की बात करें तो रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, यूरेनियम और जो अदर स्ट्रेटेजिक मेटल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian Air Force conduct the mega exercise Vayu Shakti 26 in February 2026 to demonstrate its full spectrum combat readiness. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय वायुसेना ने अपनी पूर्ण स्तरीय युद्धक तत्परता का प्रदर्शन करने के लिए फरवरी 2026 में मेगा अभ्यास जिसका नाम है वायु शक्ति 26, इसका आयोजन कहाँ पर किया? आपके ऑप्शन है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन वेस्ट बंगाल, सुलूर एयरफोर्स स्टेशन तमिलनाडु या फिर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स ने जो वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किया है ये कहां पर किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया है पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। आप देख सकते हैं The Indian Air Force successfully conducted exercise Vayu Shakti in February 2026 and the exercise took place at the Pokhran Field Firing Range in Jaisalmer, Rajasthan. Over 130 aircraft participated, showcasing offensive strikes and defensive maneuvers across a day and night cycle. For the first time, the exercise followed a specific tactical narrative simulating a realistic live combat theater rather than isolated displays. The exercise emphasized Atmanirbhar Bharat, featuring heavy participation of homegrown platforms like LCA Tejas and LCH Prashant. Coinciding with the exercise, the Honorable President of India undertook a historic sortie in the LCH Prachand, underscoring the trust in indigenous defense technology. ये जो एक्सरसाइज है इसको गाइड किया गया बाय द कोर वैल्यूज जो कि है अचूक, अभेद्य और सटीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the Kosi River. यहाँ पर जो कोसी नदी है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगेज एंड सेकंड इट फ्लोज थ्रू चाइना, नेपाल एंड इंडिया। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो कोसी रिवर है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि जो कोशी रिवर है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से है और ये फ्लो होती है थ्रू चाइना, नेपाल एंड इंडिया। आप देखते हैं
Kosi River is a transboundary river which flows through China, Nepal, and India, and it is a prominent tributary of Ganges. People often call it the sorrow of Bihar because of big floods it can cause, especially in the Indian state of Bihar. So, the river Kosi is formed by the confluence of three streams, namely San Kosi, Arun Kosi, and Tamur Kosi, all of which have three origin in the Himalayas region of Nepal and Tibet. So, about 48 kilometers north of the Indian-Nepalese frontier, the Kosi is joined by the several major tributaries and breaks southward through the Sivalik Hills at the narrow Chadragera Gorge. सो ये जो रिवर है ये देन इमर्ज होती है ऑन द ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया इन बिहार स्टेट ऑन इट्स वे टू द गंगेज रिवर which enters south of Purnia after a course of about 724 kilometers. सो अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें कोसी की जो ट्रिब्यूटरीज है मेजर वो है सुन कोसी तम कोसी दूध कोसी इंद्रावती लिखू अरुण एंड तमोर ये हाल ही में चर्चा में रही बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि ओवर द पास्ट 200 ईयर्स द रिवर कोसी हैज शिफ्टेड इट्स पास्ट वेस्टवर्ड बाय ओवर 100 किलोमीटर्स आप ध्यान रखेंगे कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब